की बड़ी खबर आ रही है। छोटी दिवाली के मौके पर दीपोत्सव में शामिल होने आए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि फैजाबाद का नाम अब अयोध्या होगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या हमारी आन बान और शान है और इसकी पहचान भगवान राम से होती है, इसलिए जनपद फैजाबाद का नाम भी आज से अयोध्या होगा। उन्होंने शुमाली कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक का इस्तकबाल किया और कहा कि आज हम माजी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। योगी ने दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज और श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया। योगी ने कहा कि पूरा मुल्क देख रहा है कि अयोध्या क्या चाहता है। अयोध्या के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत ये नहीं कर सकती। योगी ने हाल ही में कुंभ नगरी इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के एमपी विनय कटियार ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की थी कि वो फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करें। दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन मान और शान की प्रतीक है और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। तो अयोध्या जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का की एक तहसील हुआ करती थी, एक ब्लॉक हुआ करता था, अब पूरे फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया गया है। जी हां, अब फैजाबाद जिला अयोध्या जिले के नाम से जाना जाएगा। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ऐलान किया, आज से अयोध्या में दिवाली का त्यौहार शुरू होता है और पिछले साल से उत्तर प्रदेश सरकार इसको बड़े पैमाने पर मनाती है। इसी में हिस्सा लेने के लिए आज रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, जहां पर लाखों की तादाद में दीप जलाए जाते हैं, चिराग रोशन किए जाते हैं और ये सिलसिला पिछले साल से शुरू हुआ है। तो गुज़िश्ता बरस भी एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था, इस साल उससे भी बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और इसी मौके पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या हमारी आन बान और शान है और इसकी पहचान पूरी दुनिया में बने, इसके लिए हम आज से फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर अयोध्या जिला या अयोध्या डिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले कई बार इसको लेकर के मांग उठाई जा चुकी है। जब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था तब ये मांग उठने लगी थी कि फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जाए और इसी पर गौर करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अहम फैसला किया है। अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एक एयरपोर्ट भी बनेगा, साथ ही राजा दशरथ के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज भी कायम किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, फैजाबाद जिले का नाम अब अयोध्या होगा। अयोध्या की पहचान अयोध्या के तौर पर ही रहे, पूरा मुल्क जानता है अयोध्या क्या चाहती है। योगी आदित्यनाथ का बयान। तो आज इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खास तौर से शुमाली और जुनूबी कोरिया से एक खास वक्त भी आया है, जहां वहां की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक इसमें शामिल हो रही हैं और ये भी बहुत अहम एक तारीख है और कहा जाता है कि सदियों पहले अयोध्या की राजकुमारी का विवाह आज के जुनूबी कोरिया के राजा के साथ हुआ था और ये एक दोनों ही उस दौर में अयोध्या अपने आप में एक मुल्क हुआ करता था, तो दोनों मुल्कों के बीच में एक बड़ा पुल बना ये, इसलिए ये ताल्लुकात बहुत पुराने हैं और इसी को याद करने के लिए आज शुमाली कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सुक पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि आज हम माजी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने दशरथ के नाम पर, योगी आदित्यनाथ ने दशरथ के नाम पर मेडिकल कॉलेज, राजा दशरथ के नाम पर और श्री राम के नाम पर एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा मुल्क देख रहा है कि अयोध्या क्या चाहता है। अयोध्या के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं हो सकती, दुनिया की कोई भी ताकत ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुंभ में ये मांग उठ रही थी
और जिस तरह से कुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया, वैसे ही अयोध्या का नाम फैजाबाद से अब अयोध्या होगा। आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि आज से इस जनपद का नाम भी अब अयोध्या के नाम से जनपद जाना जाएगा। अयोध्या हमारी आन, मान और शान की प्रतीक है और मुझे लगता है अयोध्या की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से है। तो उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम से है, इसलिए फैजाबाद का नाम अयोध्या होना चाहिए। अब अयोध्या अपने आप में एक पूरा जिला हो गया है। फैजाबाद जिले का एक हिस्सा था अयोध्या, एक ब्लॉक हुआ करता था, लेकिन अब अयोध्या के नाम पर ही फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम अयोध्या जिला कर दिया गया है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। आज से फैजाबाद अयोध्या जिले के नाम से जाना जाएगा। तो बहुत अहम तारीख रही है फैजाबाद की भी अब, लेकिन अयोध्या के नाम से जाना जाएगा और श्री राम जन्मभूमि होने के चलते इसका नाम अब पूरी तरह से अयोध्या कर दिया गया है, जहां पर सिर्फ राम जन्मभूमि और उससे जुड़ा जो कस्बा था सरयू के किनारे का, वही अयोध्या कहलाता था, लेकिन अब पूरे फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को अयोध्या के नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है कि पहले इसका नाम अयोध्या ही था, जिसे बदलकर फैजाबाद किया गया था एक दौर में, उसके बाद अब वापस इसे इसका पुराना नाम मिल गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है अयोध्या में और ये खास मौका होता है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। पिछले साल से, गुज़िश्ता बरस से ये खास त्योहार बड़े जोर शोर से मनाया जाने लगा है अयोध्या में। तो सलाम दक्कन में आइए अब रुख करते हैं अपने जुनूब का। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे आ चुके हैं और नतायज से बताए रहे हैं कि कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद की आंधी में बीजेपी पूरी तरह से उड़ गई है। इत्तेहाद ने 5 में से 4 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद ने बेल्लारी, मंड्या, रामनगर और जमखंडी सीट पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने शिवमोगा लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा ने बेल्लारी लोकसभा सीट पर 2,43,161 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि बेल्लारी को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को झटका लगा है। जहां लोकसभा की 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, तो वहीं दोनों असेंबली सीटों पर भी कांग्रेस इत्तेहाद ने ही कब्जा जमाया है। बीजेपी को महज शिवमोगा लोकसभा सीट से ही मुतमईन होना पड़ा। रामनगर असेंबली सीट पर जेडीएस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के वीएस उग्रप्पा ने बेल्लारी लोकसभा सीट पर 2,43,161 वोटों से जीत दर्ज की है। जेडीएस के एलआर शिवरामे गौड़ा ने मांड्या लोकसभा सीट पर 3,24,943 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी के राघवेंद्र ने शिवमोगा लोकसभा सीट पर 52,148 वोटों से जीत दर्ज की है। जमखंडी असेंबली सीट से कांग्रेस के आनंद सिद्धू न्याम गौड़ा ने 39,480 वोटों से जीत दर्ज की है। जेडीएस की अनीता कुमारस्वामी ने रामनगर असेंबली सीट पर 1,09,137 वोटों से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि बेल्लारी को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। यहां बीजेपी के लीडर श्री रामलू की बहन शांता को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो एसटी की रिजर्व सीट को बचा नहीं सकी। बीजेपी के लिए राहत की खबर शिवमोगा लोकसभा सीट से मिली, जहां येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को जीत जेडीएस उम्मीदवार से कड़ी टक्कर के बाद मिली है। इस तरह 3 लोकसभा सीटों में से एक सीट कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस को मिली है। कर्नाटक के वजीर आला कुमारस्वामी ने इसे तरक्की की जीत बताया है और आवाम का शुक्रिया अदा किया। वहीं कर्नाटक के साबिक वजीर आला ने कहा कि कर्नाटक की आवाम पीएम मोदी के खिलाफ है। The people of Karnataka, they are against BJP in Karnataka, against Narendra Modi ji. There is a strong wave. The result shows that this coalition is perfect. This coalition, our Karnataka
citizens are accepted. That has given the message by getting this kind of result. 2019. This result will going to be a message for the 2019 Assembly election in Karnataka. For that, actually, I request all leaders come together and fight against the. Said Mayawati and others. I request all leaders. My personal request to everybody. कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर रद्द-ए-अमल देते हुए रियासत के कांग्रेस सदर दिनेश गुंडू राव ने कहा है कि आवाम ने बीजेपी और मोदी सरकार को नकार दिया है। His failure in giving jobs to the youth, his corruption, his scandals, and his dictatorial attitude. So people have rejected Modi, people have rejected BJP, and Karnataka. This result will send a message throughout the country that the time for change has come in this country, and we need an alternative government in Delhi. कर्नाटक सरकार में वजीर डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि जमहूरियत में इंतखाबी अमल और नतीजे काफी अहम होते हैं। कर्नाटक ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे मुल्क के आवाम के लिए एक पैगाम हैं। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की इस जीत को छोटी सी बात बता रही है। Definitely, any democratic results, election process, the people's mandate is very much important. It is a direction to the people of this country. I think as far as Southern is concerned, all this Ram Mandira issue and all, you can't make it as a political plank. People are looking at what they are going to get, what benefit they are going to get on the social sector, on the economic sector, on the administration, on transparency. This is what people are looking at. बीजेपी का कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज और आम इंतखाबात के नताइज में काफी फर्क होता है और 2019 में जीत पीएम मोदी की होगी। उपचुनाव में लोगों की वोट करने की जो वोट करने की पद्धति सरली वो आम चुनाव से अलग होती है। तो इसलिए कोई समझता है उपचुनाव में नतीजों को देखकर हमें बहुत ताकत मिला है, वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। वो ताकत नहीं बल्कि वो तात्कालिक समर्थन है और एक जैसा सपोर्ट मिलता है, लाइफ सपोर्ट पे कुछ लोग रहते हैं आखिरी दिनों में, तो इस प्रकार की लाइफ सपोर्ट उनको उपचुनाव में मिल रही है। बट जब आम चुनाव आएगी, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने की जब चुनाव आएगी, तो ये सारे अटकलें पूरी तरह फेल हो जाएंगे और देश की जनता एक साथ होकर के मोदी जी को 2014 से भी बड़ी मैंडेट 2019 में देगी। ये नतीजे कर्नाटक की सियासत के लिहाज से बेहद अहम माने जा रहे हैं। खासकर ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे के बाद 2019 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस जेडीएस मजबूत मनोबल के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं बीजेपी को एक बार फिर से अपने कारकुनान में जोश भरना होगा। शनिचर को कर्नाटक के शिवमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीटों और रामनगर और जामखंडी असेंबली सीटों पर वोट डाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो एक बड़ी जीत कांग्रेस जेडीएस इत्तेहाद को और इससे दोनों ही सियासी जमातों के हौसले बुलंद हैं। चीफ मिनिस्टर वजीर आला कुमारस्वामी ने ऐलान कर दिया है कि इस इत्तेहाद के साथ ही मैदान में उतरा जाएगा, 2019 के इलेक्शंस में उतरा जाएगा। शाहिद काजी हमारे रिपोर्टर बेंगलुरु से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। शाहिद, अजीम इत्तेहाद जो खास तौर से बनने जा रहा है, उसको लेकर के ये जीत कितनी अहम होगी, खासतौर से अगर जेडीएस और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ताकत है, ये जो जीत है, ये फतेह है, ये हौसला देती है आगे के लिए जो एक बड़ा अजीम इत्तेहाद कायम होने जा रहा है, अगर कांग्रेस की क़यादत में भी कायम होता है तो। बिल्कुल इमरान, देखिए ये जो जीत है ये कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत ही जश्न का मौका है, क्योंकि जिस तरह से इंतखाबात लड़े गए थे, पहली मर्तबा जो इत्तेहाद, जो प्री इलेक्शन इत्तेहाद हुआ था, उसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो दोनों ही पार्टियों के लिए, चाहे वो जेडीएस और कांग्रेस की, दोनों ही पार्टियों के लिए खुशी की बात है। और जो एक फार्मूला है वो कहीं ना कहीं काम करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आप रिजल्ट की तरफ अगर गौर से देखें, जितना मार्जिन है, जिस हिसाब से कामयाबी मिली है, उससे अगर आप गौर से देखें तो ये आने वाले इंतखाबात 2019 के आम इंतखाबात की तरफ ये इशारा है
कहीं ना कहीं अगर ये मखलूक हुकूमत यानी कि दोनों पार्टियां अगर मिलकर इंतखाबी मैदान में उतरती हैं तो वो बीजेपी के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जिस तरह से बल्लारी की अगर बात करें तो बल्लारी बीजेपी का गढ़ रहा है, चाहे वो रेड्डी ब्रदर्स हों या फिर सुषमा स्वराज के दौर में भी जो है वहाँ सुषमा स्वराज भी वहाँ से कामयाब हो चुकी है एक मरतबा। इतने मजबूत गढ़ में जो है इतनी बड़ी मार्जिन के साथ कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक फिक्र वाली बात है और उन्हें और सोचने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से अपने वादों को खास करके इस इलेक्शन में जो टारगेट हुए हैं वो मरकज़ी हुकूमत टारगेट रही है। जितने भी इलेक्शन में बयानात हुए हैं वो सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके हुए हैं और मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसी को लेके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ की आवाम जो है वो मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ नजर आ रही है। ये बिल्कुल, ये मार्जिन जो आप मार्जिन की बात कर रहे हैं, मार्जिन जो है वो बहुत जबरदस्त है, 3 लाख से भी ज्यादा का फर्क है। ऐसे में जोश जबरदस्त कारकुनान में आएगा और ये जीत कहीं ना कहीं इस जोश को भरने में एक बड़ा किरदार निभाएगी ऐसा लग रहा है। जमीन पर कारकुनान क्या कह रहे हैं, उनमें कितना जोश है, आपने लोगों से बात भी की होगी। जी बिल्कुल इमरान, देखिए जो मार्जिन है अगर मैं 2014 की बात करूं तो सबसे बड़ा मार्जिन जो है देवे गौड़ा का था जो 2 लाख से ज़ायद था, लेकिन इस वक्त मंड्या के जो कैंडिडेट हैं वो तकरीबन 3 लाख से ज़ायद वोटों से वो कामयाब हुए हैं। कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड इस अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है मार्जिन में। चूँकि ये इलेक्शन हालांकि महज 6 महीनों के लिए है, बहुत ही करीब जो है 2019 के इंतखाबात हैं, लेकिन ये इंतखाबात कहीं ना कहीं आने वाले इंतखाबात के आम इंतखाबात के लिए एक सेमीफाइनल की तरह माने जा रहे थे। जिस तरह से परफॉर्मेंस हुआ है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बीजेपी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बीजेपी के अंदर येदियुरप्पा के खिलाफ बगावत का माहौल नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं येदियुरप्पा की क़यादत। लेकिन येदियुरप्पा अपने बेटे को जितवाने में कामयाब रहे। राघवेंद्र ने कम से कम बीजेपी को की इज्जत वहां पर बचा ली शिमोगा में, और कम से कम वहां से बीजेपी को कामयाबी मिली कहने के लिए कि एक सीट निकाल ली। ये इसको कैसे देखा जाए? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में अंदर खाने ये खास तौर से बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ अब साजिश शुरू हो गई है, उन्हें लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये जीत उनके लिए भी, उनके बेटे की ये जीत उनके लिए भी कितनी मददगार साबित होगी? देखिए बिल्कुल 2 सीटें जो है बल्लारी और शिवमोगा की जो सीटें थी वो दोनों ही बीजेपी की सीटें थी और वहाँ बल्लारी से श्री रामुलू थे और यहाँ से खुद येदियुरप्पा यहाँ से उम्मीदवार रहे थे। वो रिज़ाइन करने के बाद जो है उनके फर्जंद को ये टिकट दी गई थी, क्योंकि शिवमोगा जो है सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है। लेकिन अगर मार्जिन की बात करें तो 50,000 का जो मार्जिन है वो दूसरे जो मार्जिन है उसके मुकाबले में बहुत कम है। अगर आप मंडिया और बल्लारी की ही बात कर लें, दोनों का मार्जिन जो है 1 लाख से कहीं ज़्यादा है। तकरीबन 2.5 लाख का मार्जिन जो है वो बल्लारी के लिए है और मंडिया में जो है 3 लाख से ज़्यादा मार्जिन है। अगर उसको अगर आप कंपेयर करें तो 50,000 का मार्जिन जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। कुल मिला के अगर परफॉर्मेंस की आप बात करें तो वो बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस इस वक्त देखने को मिल रहा है और इसकी वजह कहीं ना कहीं मरकज़ी पॉलिसी है और मुकामी सतह पे, अगर रियासती सतह पे येदियुरप्पा की क़यादत है। चूँकि येदियुरप्पा की क़यादत को यहाँ के दीगर सीनियर लीडरान जो है वो कबूल करना नहीं चाहते हैं, इसी वजह से जो है अंदरूनी इख्तलाफात, अगर मैं बात करूँ इस इलेक्शन से पहले भी जो है मखलूत हुकूमत को गिराने की कई बार कोशिश की गई, तकरीबन 5 मरतबा जो है ऑपरेशन कमल करने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम रहा। ये नाकामी की वजह जो है कहीं ना कहीं येदियुरप्पा के साथ दीगर लीडरान नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद काजी इस पूरी जानकारी के लिए आपका बेंगलुरु से। तेलंगाना में सियासी कशीदगी में टीआरएस लीडर नारायण रेड्डी का मुबैना तौर पर पत्थरों से पीट कर कत्ल कर दिया गया है। वाकया विकाराबाद जिले के सुल्तानपुर गांव का है और टीआरएस लीडर की लाश मंगल की सुबह बरामद हुई है। खबर मिलते ही रेड्डी के हामी मुश्तइल हो गए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 2 कारकुनान की जमकर पिटाई कर दी। दोनों कारकुनान की हालत काफी नाजुक है, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जाता है कि इतवार को नारायण ग्रुप और उनके हरीफ ग्रुप के बीच तनाजा हो गया था, हालांकि अभी केस भी रजिस्टर नहीं किया गया है। गांव में कशीदगी बढ़ती जा रही है। मामले की संजीदगी को देखते हुए इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मुस्लिम प्रोफेशनल्स एसोसिएशन ने कर्नाटक में भी फलाही कामों का आगाज किया है और इसी सिलसिले में एएमपी के सदर आमिर इदरीसी अपने कामों की तफसीलात पेश कर रहे थे।
मुस्लिम प्रोफेशनल एसोसिएशन समाजी खिदमात का प्लेटफॉर्म फराहम कराता है। इदारे के तहत मुलाजमत करने वाले तमाम लोग अपने अपने वक्त के मुताबिक आवाम की खिदमात कर सकते हैं। IT इंडस्ट्री से जुड़े लोग या कोई भी कारोबारी खिदमात कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स ये पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 10 साल पहले जो है शुरू की गई थी। इसकी सिर्फ एक मकसद है एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स। हम लोग इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जिसका ताल्लुक सीधे सीधे एजुकेशन से है और रोज़गार दिलाने से है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से है कम्युनिटी की। और पूरे मुल्क में तकरीबन 100 से ज़्यादा शहरों से जो है हमारी टीम ऑपरेट कर रही है। कोशिश ये है कि किसी तरह से जो पिछड़ा हुआ और जो पिछड़ा हुआ तबका है मुसलमान कम्युनिटी में उसको जो है मेन स्ट्रीम में लाया जाए। AMP थ्रू आउट इंडिया में है। कर्नाटका में हम लोगों ने जैसे ही से महसूस किया कि ये एक ऐसा काम है क्योंकि कर्नाटक एजुकेशन के लिए वैसे ही मशहूर रहा है और हम लोग इखरा वाले लोग हैं, तो पढ़ाई और तालीम पे फोकस करना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। और आप जानते हैं कि साउथ इंडिया में ख़वातीन बहुत बढ़ चढ़ के तालीम के मैदान में हिस्सा लेती हैं, तो जहाँ जहाँ ये मैसेज पहुँचा AMP का वहाँ पे सारी ही ख़वातीन ने और बल्कि सारे लोगों ने इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे स्टूडेंट्स का तबका इसमें काफ़ी आगे है, इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। जी माशाल्लाह, बेंगलुरु में ऐसा है कि ज़रूरत है कि मतलब लाखों की तादाद में IT प्रोफेशनल्स हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि IT प्रोफेशनल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपना फ्री वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल करें। और हमारे बच्चों को इस स्किल डेवलपिंग लेक्चर्स हम जो करते हैं स्कूल्स में कनेक्ट करवा के उनको इस नॉलेज और कैरियर गाइडेंस पे हम लोग पे काम। एसोसिएशन 100 से ज्यादा शहरों में फलाही काम अंजाम दे रहा है। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में भी अपने पैर फैला चुका है। इसमें शामिल होने वाले अरकान सभी खिदमात जाती खर्चे से करते हैं। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और बेंगलुरु में राब्ता मिल्लत का पहले रियासती इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास में मुख्तलिफ मसलक से जुड़े अफसरान शरीक हुए। मसलकी इख्तलाफात को बालाए ताक पर रखकर मिल्लत की फलाह और बहबूद के मकसद से शुरू की गई मुहिम राब्ता मिल्लत आज एक मजबूत तंजीम बन गई है। जिला सतह पर बनाई गई कमेटी मिल्लत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और दीगर मजाहिब के लोगों से अच्छा सुलूक और रवाबित रखने की मुहिम चला रखी है। इसी जिम्न में बेंगलुरु के शादाब हॉल में रियासती इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम मसलक के मजहबी और समाजी लीडरान ने शिरकत की। सबसे अहम बात यह है कि इस काम के लिए 10,000 से ज़्यादा मुसलमानों से जो मुख्तलिफ जमातों में काम कर रहे हैं उनसे मुलाकात का मौका मिला है। उलमाए कराम से तबादले ख्याल का मौका मिला। तबलीग जमात, अहले हदीस, जमात इस्लामी, अहले सुन्नतुल जमात और जमीयत उलमा है, दीगर वो शख्सियात जो अपने ज़िले के अंदर बहुत अहम तरीन काम अंजाम दे रहे हैं, समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खिदमत खल के काम अंजाम दे रहे हैं, इन सब को हम जोड़ने की पूरी कोशिश की। 10,000 मुसलमानों से मुलाकात करने के बाद 28 अजला के अंदर ये फोरम कायम हो चुके हैं राब्ते मिल्लत के नाम पर। आज ये पूरे रियासत के जो मजलिस आमिला हैं ज़िली सतह पर, वो मजलिस आमिला के जिम्मेदारों को आज हमने इकट्ठा किया है। आज भी हमारे मसाजिद के मेंबर से, मेंबर रसूल से जो है दीन से ज़्यादा हमारे यहाँ ये अलग अलग तबक़ात की हमारे मसालिक की बात होती है। इससे हट करके मैं समझता हूँ कि एक नई दावत का आगाज़ होना चाहिए। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह, वो घर में रखकर उसको मसाजिद से अगर हम हटाएंगे तो मैं समझता हूँ ये वाकई एक बहुत बड़ा काम होगा। मैं ज़िला बीदर कर्नाटक से राब्ता मिल्लत का सदर हूँ और उसी के साथ साथ हमारे पास 2016 6 नवंबर को राब्ता मिल्लत अमल में आई जिसमें 90 अफराद इस पर काम कर रहे हैं और ये ज़िलाई सतह से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के एतबार से और जैसे अगराज़ व मकासिद राब्ता मिल्लत के ज़िक्र किए गए आपके सामने, उन्हीं मकासिद को लेकर ये मिल्लत काम कर रही है और उसी ज़िले सतह के ज़िम्मेदार होने के एतबार से आज के इस इजलास में हम शरीक होकर अपनी कारकर्दगी को एक दूसरे के सामने इजहार ख्याल कर रहे हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तमाम कौम को लेकर चलना है और आने वाले वक्त के लिए इस कौम को तैयार करना है, ये हमारा मकसद है। इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब रहेंगे।
राब्ताए मिल्लत के इस इजलास में कर्नाटक के अहम उलेमा और स्कॉलर्स शरीक हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। 28 अजला से आने वाले राब्ताए मिल्लत के 300 अरकान ने अपने ख्यालात और तजुर्बात को एक दूसरे के सामने पेश किया। बेंगलुरु से शाहिद काज़ी की रिपोर्ट। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे रियासत की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।